आज शादी की पहली रात थी और मैं खुश भी था। मेरी मम्मी ने मेरी पत्नी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें जो की थी। कहा था कि ऐसी ख़ानदानी औरत तुम्हें फिर कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन मैं क्या जानता था कि ये ख़ानदानी औरत शादी की पहली रात ही मुझे तारे दिखा देगी। मैं कमरे में दाखिल क्या हुआ, उसने घूंघट में से ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने घबराकर जाकर उसका घूंघट पलटा। मुझे देखकर वो और ज़्यादा रोने लगी। क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं? मैंने उसे आप कहकर पुकारा तो और ज़्यादा रोने लगी। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया है, जल्दी करो, दाई को बुलाओ। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। पर जितना उसने शोर मचाया था और जो चिल्ला रही थी, उसे देखकर मैं फ़ौरन वहाँ से बाहर भागा। उस वक्त मुझे ये भी दिमाग में ना रहा कि ये औरत मेरी पत्नी है। आज हमारी शादी की पहली रात थी, लेकिन मैं उस वक्त उसका दर्द, चीखना चिल्लाना बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैं फ़ौरन बाहर आया। लेकिन उससे पहले कि मैं बाहर आता, एक औरत कमरे के अंदर आई। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके साथ 4-5 और भी लड़कियां थीं और वो भी काफ़ी नौजवान लग रही थीं। उन्होंने मेरी पत्नी को अपनी जगह से उठाया, फिर उसके ऊपर एक बड़ी सी चादर डाल दी ताकि कोई मर्द उसे देख ना सके। फिर उसे स्ट्रक्चर पर उठाकर वहाँ से बाहर ले गई। मैं तो देखता ही रह गया था। ये हो क्या रहा है? जहाँ तक मुझे पता था, मेरी पत्नी एक शरीफ और ख़ानदानी लड़की थी। ये शादी की पहली रात, उसे बच्चा कहाँ से पैदा हो गया? मैं अपनी पत्नी और लड़कियों के पीछे पीछे गया, पर उन्होंने बाहर एक गाड़ी खड़ी कर रखी थी जिसमें फ़ौरन मेरी पत्नी को लिटाया गया। उससे पहले कि मैं भागकर गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचता, गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर दौड़ चुकी थी। मैं बहुत परेशान हुआ था। मैंने आसपास औरतों की तरफ देखा, बाकी सब भी मेरी तरह हक्के बक्के खड़े थे। शादी में आई औरतें तरह तरह की बातें करने लगी कि ये क्या बात हुई, ये दुल्हन शादी की पहली रात ही हॉस्पिटल क्यों जा रही है। मैं भी बाहर दूल्हा बना खड़ा था। किसी का शक मुझ पर भी नहीं जा सकता था। अब मैं किसी को क्या जवाब देता कि क्या मामला हो गया है मेरे साथ। मैं भी एक ख़ानदानी और शरीफ आदमी था। मुझे अपनी पत्नी की सरेआम बेइज्जती नहीं करनी थी, इसलिए मैं खामोश हो गया। मैंने उन औरतों के सामने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि मेरी पत्नी एक ऊंचे ख़ानदान से ब्याह कर आई थी। ऐसे में मैं उसकी इज्जत नीलाम नहीं कर सकता था। तभी मैं अपने कमरे में गया। गुस्से से मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने सोचा कि मैं अपने माँ बाप को ये बात बताऊं, और उससे ज़्यादा ज़रूरी और कसूरवार तो लड़की के माँ बाप हैं, जिन्होंने एक प्रेग्नेंट औरत के साथ मुझे ब्याह दिया। क्या मेरे माँ बाप को भी इसकी हालत नज़र नहीं आई? मैं दिल में सोचने लगा। तभी मैंने अपनी पत्नी के रिश्तेदारों को फ़ोन मिलाया। उसके पापा ने कॉल उठाई तो मैंने उन पर गुस्सा करने की बजाय धीरे से अंदाज में ये बात कही। मैंने कहा, अंकल, आपकी बेटी को तो औरतें हॉस्पिटल लेकर चली गई हैं और मैं यहाँ बैठा अपनी बेइज्जती का मातम कर रहा हूँ। अगर आपकी बेटी किसी और के साथ चक्कर चला रही थी तो कम से कम आप मुझे बता तो देते। वो कहने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो गए, कैसी बकवास कर रहे हो, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बात कर ही रहे थे कि पीछे से उनकी पत्नी आई और कहने लगी कि ये ठीक कह रहा है। ये बात सुनकर उनकी तो जैसे आवाज़ ही कांपने लगी। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। अब मुझे भी यकीन हो गया था कि मेरी पत्नी किसी और के साथ रहने की वजह से उम्मीद से थी और मुझे उन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। मैंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी से जाकर अभी और इसी वक्त पीछा छुड़ा लूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई ठोस कदम उठाता, मेरी माँ कमरे के अंदर दाखिल हुई। कहने लगी, बेटा तुम बाहर आओ, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, माँ, मेरी पत्नी ने शादी की रात किसी और के बच्चे को जन्म दिया है और मैं परेशान भी ना हूँ। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बेटा, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें हमारी बात भी माननी होगी। ये क्या माँ, सारी ज़िंदगी आपकी ही तो मानता आया हूँ, अब भी मान लूँगा। मैं तो कोई खिलौना हूँ, मेरे लिए तो कोई ज़िंदगी में कभी ना किसी ने सोचा, ना मेरा ख्याल किया। अरे लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो बेटा? मैं तुम्हारे भले की ही बात कर रही हूँ। बाहर आओ, नेहल के माँ बाप हमसे मिलने के लिए आए हैं।
तुम्हें भी उनसे बात करनी होगी, वो तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। मम्मी, मैं उन लोगों से क्या बात करूं? उसके पापा पुराने ज़माने के माँ बाप की तरह मेरे पाँव पकड़कर यही कहेंगे कि हमारी बेटी की इज्जत रख लो, उसकी खता को माफ़ कर दो, हमारी इकलौती बेटी है, वगैरह वगैरह। आप बताइए, पति होने के नाते मेरा क्या हक बनता है? क्या ऐसा करना सही नहीं कि मैं उसे उसी के लिए छोड़ दूं जिसका वो बच्चा पैदा कर रही है? फ़िलहाल के लिए जो तुम्हारे पापा कह रहे हैं वही करो। क्या चाहते हैं पापा? मैंने माँ से पूछा। तुम्हारे पापा ये चाहते हैं कि तुम उस लड़की के पास हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ जाकर सबसे पहले तुम अपनी पत्नी का हालचाल पूछो। फिर जो बच्चा उसके पास होगा उसे उठाकर गले लगाओ, उसे चूमो, उसे अपनाओ सबके सामने। माँ, आप होश में तो हैं? आप लोग मेरे माँ बाप हैं या दुश्मन? मैं जाकर एक गैर इंसान के, किसी और व्यक्ति के बच्चे को गले लगाऊं, उसे अपनाऊं? ये नहीं हो सकता माँ। मैंने कहा, बेटा, हम जो कह रहे हैं तुम्हें वो करना ही पड़ेगा, तुम्हें हमारी कसम है। माँ पापा दोनों ही आगे आ गए और कहा कि तुम्हें अभी जाना होगा। अगर तुम ये कर लोगे तो बेटा, जब तुम घर आओगे मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी और तुम्हारी किसी भी बात पर हमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। उसके बाद तुम्हारा दिल संतुष्ट ना हुआ तो फिर तुम भले ही घर आकर उससे तलाक मांग लेना, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम वही करो जो हम कह रहे हैं। अब माँ पापा की बात ही ऐसी थी कि मुझे फ़ौरन उनकी बात पर हाँ कहना पड़ा। उन्होंने ये भी तो कह दिया था कि अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो अपनी पत्नी से तलाक ले सकता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपके कहने पर उसे मिलने के लिए चला जाता हूँ। मैं घर से निकला और आधे घंटे से पहले ही हॉस्पिटल पहुँच गया। हॉस्पिटल पहुँचकर मैंने देखा तो वार्ड में जहाँ मेरी पत्नी दाखिल थी, वहाँ तो कोई मेरी पत्नी के नाम की औरत थी ही नहीं। मैंने डॉक्टर से पूछा। कहने लगे कि आपकी पत्नी प्राइवेट रूम में है। मैं उस प्राइवेट रूम तक पहुँचा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हे ईश्वर, ये सच ना हो बल्कि झूठ हो। मेरी पत्नी, भगवान ने कितने दिनों बाद शादी की खुशी दिखाई और ये सब हो गया। आँखों में हल्की हल्की नमी लिए मैं कमरे के बाहर पहुँचा। दरवाज़ा खोला तो सामने 4-5 लड़कियाँ भी थी और साथ में एक लड़का भी था, वहाँ पर खड़ा था। लड़का कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, मामूली सी शक्ल सूरत थी, जबकि उसे देखकर लगता था कि वो बहुत ही चालाक और शातिर है। मुझे देखते ही वो चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। तुम कौन हो भाई? मैंने अंदर जाते ही पूछा। मैं इस बच्चे का बाप हूँ। मेरी पत्नी के पहलू में पड़ा बच्चा देखकर मेरा खून खौल उठा। पर माँ पापा ने अपनी कसम देकर कहा था कि जो हम कह रहे हैं वही करना। आपका बच्चा कैसे हुआ? ये लड़की मेरी पत्नी है तो बच्चा भी मेरा हुआ ना? मैंने कहा। तो वो आदमी शातिराना अंदाज में मुस्कुराकर बोला, अच्छा, ये कैसे हुआ? इतना प्यार एक ही रात में? ज़रूर नेहल ने आप पर भी कोई जादू किया होगा। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा और फिर उसने मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की। मैं कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। इस हालात से कैसे निकलूं, सोचने लगा कि मैं पापा को फ़ोन करके सारे हाल बता देता हूँ कि मेरी पत्नी का आशिक अपना बच्चा लेने के लिए भी आ गया है। लेकिन फिर मुझे माँ की कसमें याद आ गई। मैं वापस कमरे में आया। मैंने कहा, अगर ये बच्चा आपका है तो आप इसे ले जाइए, मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है, मैंने शादी की है। शादी का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होता कि उसे एक झटके में तोड़ दिया जाए। वैसे भी मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी बात सुनकर उसका रंग फ़क हो गया। एक लम्हे के लिए जैसे वो इस दुनिया में रहा ही ना हो। फिर गुस्से से बाहर चला गया। वो पाँव पटक रहा था। मेरी पत्नी की आंखों में आंसू निकल रहे थे। मैंने उस बच्चे को उठाकर दूसरी तरफ रखा, जहाँ पर एक आया खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि तुम ये बच्चा अपने पास ही रखो। मेरी पत्नी फ़िलहाल इसे संभाल नहीं सकती। कल परसों आकर देखेंगे कि इस बच्चे का क्या करना है। वो जी अच्छा कहकर सर हिलाती वहाँ से निकल गई। अब तो मुझे भी लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ वो बस एक नसीब का खेल है, वरना इतनी ख़ानदानी लड़की इतनी नीच हरकत की कैसे कर सकती है? ये कैसे हो सकता है? जब हम लोग घर पहुँचे तो माँ पापा
मेरे सामने ही खड़े थे। मेरी पत्नी ठीक ठाक चल रही थी। उसके किसी भी अंदाज से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने किसी बच्चे को जन्म दिया है, बल्कि उसने तो शादी वाला जोड़ा ही पहन रखा था। आ गई मेरी बहू? माँ ने आते ही उसे गले से लगाते हुए पूछा। वो भी झुककर माँ के पैर छूने लगी। मैंने देखा मेरी पत्नी बिल्कुल कुंवारी लड़कियों जैसी मालूम हो रही थी। हम लोग घर के अंदर आए। मेरी पत्नी को माँ ने बहुत अच्छे से अपने पास बिठाया। मुझे माँ पापा से उस वक्त बहुत नफ़रत हो रही थी कि शायद माँ पापा अमीर बहू के लालच में आकर उसके साथ बिना वजह का अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, जो कि उनको करना भी नहीं चाहिए। मेरी पत्नी ने इतनी बड़ी गलती की थी, अब इस गलती की सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए थी ना। पर माँ तो उसको ऐसे बिठा रही थी जैसे वो बहुत अच्छे दामन की औरत हो, हमारी ख़ानदानी बहू हो। और मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था कि माँ पापा को मेरी पत्नी के साथ आए हुए दहेज से भी मतलब नहीं है। वो ये चाहते हैं कि ये दहेज वो अपनी बेटी को देकर विदा कर दें और फिर ज़िंदगी आसान हो जाए। मेरी खुशी और मेरी ज़िंदगी का सवाल है, उनको नज़र नहीं आ रहा क्या? मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि तभी हमारे घर में एक और औरत दाखिल हुई। उस औरत के साथ एक आदमी भी था जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। वो दोनों पति पत्नी लग रहे थे। मेरी पत्नी ने बताया कि ये मेरी बहन और बहनोई है। इन्होंने हाथ में बच्चा उठा रखा था। आते ही मेरी पत्नी को चूमा, प्यार करने लगी और बोली, मेरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। ईश्वर ने मेरा घर उजड़ने से बचा लिया। इसका कारण तुमको बनाया। अगर ये बच्चा नहीं होता तो आज मैं तलाक लेकर घर आ जाती। उसने शिकवों भरी नज़र से अपने पति की तरफ भी देखा। ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ये बिना वजह की बात ना किया करो तुम। वो नाराज़ होकर बोला था, पर वो खुश भी लग रहा था। अब ये बेटा हमारा हुआ, हमारा खून है ये। हम इसे पालेंगे और तुम्हें कभी नहीं देंगे। मेरी पत्नी उनकी तरफ देखकर शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। अचानक मेरी पत्नी ने ऐसा रवैया अपना लिया जैसे कि उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो। बोली कि मुझे देसी घी ला कर दो, मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ। नेहल की ये बात सुनकर माँ फ़ौरन उठ खड़ी हुई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी बहू को अभी जाकर बिल्कुल शुद्ध देसी घी ला कर देती हूँ। आखिर मेरी बहू ने इतना खूबसूरत बेटा जो जन्मा है। माँ ये कहकर किचन में चली गई। मेरा खून फिर से खौलने लगा। ये माँ को हो क्या गया है? पैसे के पीछे बिल्कुल पागल हो गई है। पारिवारिक मूल्यों को भी भूल गई है। मैं भी माँ के पीछे पीछे किचन में आ गया। मैंने कहा, माँ, आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? हराम का बच्चा पैदा करने पर आप उसे बहू बहू कह रही हैं, और खून, औलाद, ये क्या तमाशा है? आपने मुझे कहा था कि जब मैं आऊँगा तो आप मुझे सारी बात बताएंगे। हाँ बेटा, बताऊंगी। मैं कौन सा भागी जा रही हूँ? तुम थोड़ा सब्र तो करो। इन लोगों को तो जाने दो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। वो बात जानने के बाद अगर तुम्हारा दिल संतुष्ट ना हुआ तो उनके पीछे पीछे अपनी पत्नी को भी भेज देना। अच्छा ठीक है। मैं दांत पीस कर रह गया। 1-2 घंटे की बात थी। फिर पत्नी का फैसला भी हो जाना था। मैं खामोश रहा। बाहर आया तो सब लोग मेरी पत्नी को बड़ी अच्छी नज़र से देख रहे थे, जैसे उसने कोई कारनामा कर दिया हो। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं ज़िंदगी में क्या गलती कर बैठा हूँ, जिसकी वजह से इतना बड़ा पाप का घड़ा मेरे सर पर फूट गया है। उस बच्चे की तरफ देखकर मुझे घिन भी आ रही थी। खैर, वो लोग तकरीबन 15-20 मिनट के बाद वहाँ से निकल गए। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया कि अब मैं अपनी पत्नी से तलाक लेकर इस चैप्टर को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दूँगा। पर फिर माँ ने जो कुछ मुझे सुनाना शुरू किया, उसने मेरा दिल नरम कर दिया। बेटा, हमारी बात गौर से सुनो, माँ ने मुझे अपने सामने बिठाते हुए कहा। उनकी बहू यानी मेरी पत्नी नेहल भी हमारे सामने ही बैठी हुई थी। अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कहीं से भी लगता है कि तुम्हारी पत्नी ने कोई बच्चा पैदा किया है? मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। माँ, मुझे क्या पता, गुनहगार को ही पता होता है कि उसने क्या गुनाह किया है। हाँ बेटा, लेकिन बच्चा पैदा करना गुनाह नहीं है। इसके साथ साथ बहुत बड़ी तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। तुम्हें अपनी पत्नी के चेहरे से, इसकी सेहत से, कहीं से भी मालूम हो रहा है कि ये उम्मीद से थी?
और इसने अभी अभी 2.5 किलो का बच्चा पैदा किया है। नहीं माँ, मुझे लगता तो नहीं है, पर जो कुछ हुआ है उसे मैं भूल भी नहीं सकता। और इसने अपने मुंह से कहा था कि मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। मैं गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। अच्छा बेटा बैठो, हम तुम्हें सारी बात बताएंगे। दरअसल वो बच्चा इसका नहीं था। जो तुम्हारी पत्नी ने जो बच्चा पैदा किया है वो बच्चा इसका नहीं था। माँ ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा था। माँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। आप कहेंगे कि ये अच्छे चरित्र की है तो मैं मान लूँगा, मैंने तंज भरे अंदाज में कहा था। बेटा, अभी तुम उस औरत से तो मिले थे ना जो तुम्हें यहाँ पर दिखी थी। चलो नेहल, तुम इसे अपनी ज़ुबानी ही सुना दो कि क्या बात थी, ताकि इसका दिमाग ठंडा हो। बहुत ही गर्म मिजाज का है मेरा बेटा, माँ ने मेरी तरफ देखकर कहा। तो नेहल शुरू हुई। मैं जानती हूँ कि आपको ये सब बहुत बुरा लगा होगा। कोई भी पति ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई। मुझे समझ नहीं आता मैं यह बात कहाँ से शुरू करूँ। मैं छोटी सी थी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। मुझे अपनी बड़ी बहन से बहुत ज़्यादा प्यारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। माँ भी अक्सर बहुत बीमार रहती थी। मैंने ज़्यादा वक्त अपनी बड़ी बहन के साथ गुजारा है। कहते हैं कि बड़ी बहन माँ के जैसी होती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत प्यार करती थी, और जब उसकी शादी हुई तो मैं यूं रोई जैसे मेरी अपनी विदाई हो रही हो। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। दीदी के जाने के 6 महीने तक गम मुझे लगा रहा। मेरा तो ठीक से खाना पीना भी नहीं होता था। धीरे धीरे मैं दीदी को समझ गई थी कि उनकी खुशियाँ अब बदल गई हैं। अब वो हमसे ज़्यादा अपने ससुराल वालों के साथ खुश होती है। तभी मैंने उनका साथ देना शुरू कर दिया था। पर इन 2 सालों में ईश्वर ने दीदी को औलाद जैसे आशीर्वाद से वंचित रखा था। एक दिन 3 साल बाद वो घर आई तो उनका चेहरा उजड़ा हुआ लग रहा था। लगता था जैसे ज़िंदगी ने उन्हें बहुत बड़ा सबक सिखा दिया हो। और फिर उन्होंने कहा कि उनकी सास इस बात पर ऐतराज़ कर रही है कि उनके यहाँ अभी तक कोई औलाद पैदा क्यों नहीं हुई। मैंने दीदी को बिठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, हम इस सारे मसले का हल निकाल लेंगे, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो। दीदी को यकीन नहीं आ रहा था कि इस मसले का कोई हल भी हो सकता है। मैंने कहा कि आप अपने पति से कहें कि हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। मेरी बहन ने कहा कि ठीक है, मैं उससे बात करूँगी। लेकिन दीदी के पति यानी मेरे जीजा जी ने अजीब शर्त रख दी कि कहने लगे, हम बच्चा किसी से गोद नहीं ले सकते। अगर तुम्हारे ख़ानदान में कोई बच्चा हो जो तुम्हारा ही खून हो तो मैं सोच सकता हूँ, इसके अलावा मैं किसी गैर का बच्चा लेकर नहीं पाल सकता। पहले दीदी ने अपनी देवरानी जिठानी की तरफ देखा, पर उन लोगों ने तो साफ इनकार कर दिया कि हम अपना बच्चा तुम्हें नहीं देंगे। तभी दीदी ने कहा कि अब क्या करूं। मेरे बहनोई को ये भी उम्मीद नहीं थी कि मायके की तरफ से मेरी बहन को कोई इस मामले में मदद मिलेगी, क्योंकि जाहिर है मैं उस वक्त कम उम्र थी और कोई ऐसा मामला नहीं था जिससे कि मेरी बहन को औलाद मिल सकती थी। तभी मैंने अपनी माँ पर ज़ोर देना शुरू कर दिया कि वो मेरी मंगनी या शादी करवा दे। माँ मेरी बात को समझती थी। उन्होंने आप लोगों का रिश्ता ढूंढा। आप लोग अच्छे, शरीफ और ख़ानदानी लगे तो पापा ने ये रिश्ता जोड़ दिया और यूं हमारी मंगनी हो गई। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे शादी की रात ही ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर थी। अगर मैं ये सब आज ना करती तो शायद फिर कभी ना कर पाती। जब हॉस्पिटल में काम करने वाली मेरी एक सहेली ने मुझे बताया कि एक औरत के यहाँ बच्चा पैदा होते ही वो औरत इस दुनिया से जा चुकी है और उस बच्चे की परवरिश करने वाला भी कोई नहीं है, इतना सुनना था कि मेरे दिमाग में मेरी बहन का ख्याल आ गया। इसलिए मैंने जल्दबाजी में शादी की रात ही तुम्हारे माता पिता को सारी बात बताकर अपनी उसी सहेली के साथ ये प्लान बनाया ताकि मेरी बहन का घर बसा रहे। मेरे बहनोई को मैंने यही बताया कि लंबे समय से रिश्ता होने की वजह से हम दोनों के जाने अनजाने में कदम बहक गए थे, जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरे बहनोई को भी इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं हुआ, और मेरी बहन को तो क्या ऐतराज़ होना था, क्योंकि शादी तो फिर भी मेरी आपसे ही होनी थी।
हालांकि ये सब कुछ गलत था, लेकिन अपनी बहन के उजड़ते घर ने मेरी नींदें उड़ा रखी थी। पर हकीकत में तो मैं कहाँ उम्मीद से थी। आपको तो पता है कि हम दोनों ने इस शादी से पहले मुश्किल से बस एक दो दफ़ा ही एक दूसरे का चेहरा देखा होगा। पर क्योंकि मेरा बहनोई किसी और की औलाद को पालना नहीं चाहता था, तो मुझे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा कि ये बच्चा हमारा है। मैंने हॉस्पिटल में जाकर इतना बड़ा नाटक किया ताकि ये बात मेरे बहनोई तक भी पहुंच जाए कि मैं शादी की रात ही हॉस्पिटल पहुंच गई हूं। बस फिर क्या था, मेरी बहनोई फ़ौरन वहां पहुंचे। उन्होंने इस बच्चे को अपने हाथों में ले लिया और फिर वो उसे लेकर चले गए। मेरे पापा को भी इस बात पर बहुत बड़ा झटका लगा था। उनको तो शायद दिल का दौरा ही पड़ जाता। भगवान का शुक्र है कि आपके माँ बाबा ने ऐन वक्त पर मसले का हल कर दिया, नहीं तो मेरी ज़िंदगी नरक बन जाती। मैं कहाँ जाती और क्या करती। मैंने आपके बारे में बहुत तारीफ़ें सुन रखी थी। मैंने सुना था कि आप बिल्कुल भी गुस्से वाले नहीं हैं, लेकिन जब आपका रवैया देखा फिर मैं सोचने लगी कि क्या पता आप भी बाकी मर्दों जैसे हो और फिर आप मुझसे तलाक मांगें या इस मामले के बाद मुझ पर यकीन ही ना करें। तभी आपका यकीन आजमाने के लिए मैंने हॉस्पिटल में से ही एक लड़के को बुलाया, अपने कमरे में उसे खड़ा किया। उसे यही कहा कि वो आपसे कहे कि मैं इस बच्चे का बाप हूँ, ताकि मैं आपके सब्र का इम्तिहान एक बार ही ले लूँ। मुझे पता चल जाए कि आप मुझे इस सब के बाद सच बताने पर स्वीकार करेंगे या नहीं, या सारी ज़िंदगी मुझे ताने देते रहेंगे। इसीलिए मैंने छोटा सा इम्तिहान आपका भी लिया, वरना मुझे क्या ज़रूरत थी खुद पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लेने की। अब अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया हो तो हम अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, वरना मैं आपके किसी भी फ़ैसले के लिए तैयार हूँ। मेरी पत्नी ने सर झुका लिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन हॉस्पिटल में मौजूद उस लड़के ने जो कुछ कहा था वो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। मैंने अपनी पत्नी से उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। फिर अस्पताल में जाकर मैंने उस लड़के की तहकीकात करवाई। पता चला कि वो तो वहीं पर रहता है, बल्कि उसका तो कभी किसी लड़की के साथ चक्कर भी नहीं रहा, ना तो वो ऐसी वैसी हरकतों में ही शामिल है। तो मुझे अपनी पत्नी पर यकीन आ गया। उसके बाद मैंने नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की। अब शुक्र है हमारी अपनी एक औलाद हो चुकी है। मुझे अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि मेरी पत्नी के सब्र और हिम्मत की वजह से उसकी बहन का घर भी बसा रहा, उजड़ा नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।